आज की क्लास में डिस्कस करेंगे अगर रेक्टल कार्सिनोमा की कंडीशन है तो उसमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगा। ये क्लास आपकी कंटिन्यूएशन में, इससे पहले हमने जनरल इंट्रोडक्शन हमने कवर किया है, साथ साथ में हमने टाइप ऑफ द रेक्टल कार्सिनोमा डिस्कस किया था। आज की क्लास में क्लिनिकल प्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस की बात करें तो डायग्नोसिस की जहाँ तक बात है रेक्टल कार्सिनोमा की कंडीशन में 90% केसेस में या मोर देन 90% केसेस के अंदर आप रेक्टल कार्सिनोमा को डायग्नोस कर सकते हैं पर रेक्टल एग्जामिनेशंस के थ्रू। यानी इस डिजीज़ की डायग्नोसिस में पर रेक्टल एग्जामिनेशंस एक बेहतर रोल अदा कर सकता है और एक बेहतर टूल हो सकता है डायग्नोसिस के लिए। यानी क्लिनिकली आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं रेक्टल कार्सिनोमा को, और क्लिनिकली कैसे डायग्नोस कर सकते हैं पर रेक्टल एग्जामिनेशंस कि रेक्टल कार्सिनोमा की कंडीशन में अगर क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस की बात करें तो ब्लीडिंग पर रेक्टम की कंप्लेन होती है। इसमें 90% केसेस के अंदर पर रेक्टल एग्जामिनेशंस के थ्रू ही आप डायग्नोस कर सकते हैं। हमें पॉइंट क्या याद रखना है, अगर सपोज कि रेक्टल कार्सिनोमा की कंडीशन है या आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो जब भी पर रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे, हम जितने भी एनोरेक्टल डिजीज़ है वहाँ पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, यहाँ भी पर रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे। पर हमें पॉइंट्स ये याद रखना है कि कोई अल्सर प्रेजेंट है उसको नोट करेंगे, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी साइड क्या है, अल्सर के नंबर्स क्या हैं वो हम नोट करेंगे। ऐसे ही कोई ग्रोथ है तो ग्रोथ को नोट करेंगे, ग्रोथ की कंसिस्टेंसी क्या है, ग्रोथ पे जो ग्रोथ की जो सरफेस है वो किस तरह की है, मार्जिन्स रेगुलर है इरेगुलर है तो ये भी हम नोट करेंगे। मल्टीपल ग्रोथ है सिंगल ग्रोथ है ये भी नोट करेंगे। तो साइट ऑफ दी ग्रोथ ये भी मेंशन करना ज़रूरी है, साइट के साथ साथ सरफेस ऑफ दी ग्रोथ कैसी है वो आप नोट करेंगे, रेगुलरिटी है इरेगुलरिटी है वो आप नोट करेंगे, कंसिस्टेंसी क्या है ग्रोथ की वो भी नोट करेंगे। ऐसे ही कोई नोडुलरिटी है इन द कोर्स ऑफ द रेक्टम वो भी नोट करेंगे, ठीक है। तो पर रेक्टल एग्जामिनेशंस के दौरान जिसकी मदद से आप डायग्नोस कर सकते हैं वो कंडीशन है, यानी अल्सर को नोट करना है। यानी रेक्टल कार्सिनोमा की कंडीशन में अल्सरेटिव लेजन भी बन सकता है, कोई ग्रोथ के फॉर्म में वहाँ मैनिफेस्टेशन हो सकता है, नोडुलरिटी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करेंगे पर रेक्टल एग्जामिनेशन में। इसके अलावा कोई इंड्यूरेशन है वो आप नोट करोगे। उसके लिए आपने पर रेक्टल एग्जामिनेशन किया, उसके अंदर कोई ग्रोथ है और ग्रोथ को जब फर्दर आप इवैल्यूएट करेंगे तो उसमें आपके नोट करेंगे फिक्सिसिटी क्या है। ग्रोथ मोबाइल है, आप उसको फिंगर से मूव करके देखेंगे परेक्टली, अगर वो फिक्स्ड होगा तो ऐसी कंडीशन में आपको नोट करना है कि फिक्सिसिटी किस साइड पे है। तो फिक्सिसिटी की साइड की अगर हम बात करेंगे तो अगर ग्रोथ कोई प्रेजेंट है उसकी फिक्सिसिटी हो सकती है पोस्टीरियर टू सेक्रम। यानी अगर पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एनल कनाल में कोई ग्रोथ है तो यहाँ फिक्सिसिटी कहाँ हो सकती है, सेक्रम से फिक्सिसिटी हो सकती है। यानी पोस्टीरियर वॉल ऑफ एनल कनाल के अंदर कोई ग्रोथ है, फिक्सिसिटी बेसिकली किसको शो करता है, मस्कुलर इन्वॉल्वमेंट को। यानी रेक्टल कार्सिनोमा की कंडीशन है या कोई भी ग्रोथ जो मसल्स को इन्वॉल्व करेगा वो फिक्स्ड होगा। तो जब आप किसी मास को पाल्पेट करते हैं पर रेक्टल एग्जामिनेशंस के दौरान, अगर वो मास फ्रीली मोबाइल है या आप फिंगर से मूव कर पा रहे हैं तो वो इंडिकेट करता है कि जो ग्रोथ है वो लिमिटेड है म्यूकोजा या सब म्यूकोजा के अंदर। अगर वो ग्रोथ फिक्स्ड है तो ये इंडिकेट करेगा कि अब ये ग्रोथ जो कार्सिनोमेटस ग्रोथ है वो ब्रीच कर चुका है, मस्कुलर लेयर तक रीच कर चुका है। तो फिक्सिसिटी बेसिकली शो करता है मस्कुलर लेयर की इन्वॉल्वमेंट को। तो फिक्सिसिटी पोस्टीरियर साइड में फिक्सिसिटी किससे हो सकती है, सेक्रम से। यानी आप रेक्टल म्यूकोजा को मूव करके देखोगे तो अगर रेक्टल म्यूकोजा फिक्स्ड है इसका मतलब है वहाँ ग्रोथ है जो इन्फिल्ट्रेट कर चुका है मस्कुलर लेयर के अंदर, तो रेक्टल म्यूकोजा मूव नहीं होगा। रेक्टल म्यूकोजा में रेक्टल म्यूकोजा को आप मूव नहीं कर पाओगे। ऐसे ही फिक्सेशन एंटीरियर साइड में कहाँ हो सकता है, ब्लैडर में हो सकता है। तो ब्लैडर जो बेस ऑफ दी ब्लैडर है वहाँ फिक्सिसिटी हो सकती है। लेटरल साइड की अगर हम बात करें तो लेटरल लिगामेंट्स हैं वहाँ फिक्सिसिटी हो सकती है। जब भी आप पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हो तो जो फिंगर स्मीयर्ड किस चीज़ से होता है उसको नोट करना ज़रूरी है। तो पर रेक्टल एग्जामिनेशन के बाद जब डिटेल एग्जामिनेशन करते हो तो उसमें आपको ये नोट करना है कि जो फिंगर जिस फिंगर से आपने एग्जामिनेशन किया है अगर वो ब्लड स्टेन्ड है तो इंडिकेट करता है ब्लीडिंग टू टच को, और ब्लीडिंग टू टच वाली कंडीशन क्या है, रेक्टल कार्सिनोमा। यानी मेजॉरिटी ऑफ दी कंडीशन में ब्लीडिंग नहीं होती। पर रेक्टल एग्जामिनेशन में जितनी भी डिजीज़ कंडीशन हमने डिस्कस करी है, चाहे फिशर है, फिस्टुला है या हेमरॉयड है, तो वहाँ ब्लीडिंग नहीं होती। ब्लीडिंग टू टच वाली कंडीशन कौन सी है, ब्लीडिंग टू टच वाली कंडीशन है रेक्टल कार्सिनोमा। तो जो फिंगर स्मीयर्ड होगा, जब आप पर रेक्टल एग्जामिनेशन करने के बाद फिंगर रिमूव करेंगे तो फिंगर को भी एग्जामिन करना ज़रूरी है कि फिंगर फिकल कंटेंट से स्मीयर्ड है, म्यूकस डिस्चार्ज से स्मीयर्ड है या ब्लड से स्मीयर्ड है। तो ब्लड से स्मीयर होगा इसका मतलब ये है कि ये ब्लीडिंग टू टच की कंडीशन है, और ब्लीडिंग टू टच की कंडीशन कौन सी कंडीशन है, रेक्टल कार्सिनोमा, ठीक है। तो लंप को भी फील करोगे, लिम्फ नोड को भी फील करोगे।
नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर खास तौर से एंटीरियर साइड की इन्वॉल्वमेंट है और पेशेंट क्या है, फीमेल है, आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, पेशेंट की हिस्ट्री इस तरह से है कि पेशेंट ये सजेस्ट कर रही है कि जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है रिसेंबल कर रहा है रेक्टल कार्सिनोमा से, तो जब पर रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन खासतौर से एंटीरियर वॉल ऑफ द एनल कनाल के अंदर कोई ग्रोथ है, तो यहाँ आप एग्जामिनेशन वेजाइनल एग्जामिनेशन भी करोगे और रेक्टल एग्जामिनेशन में, तो यहाँ एक एक्यूरेट जो एस्टिमेशन होगा, ग्रोथ का एस्टिमेशन हो सकता है 1 फिंगर विल बी इंट्रोड्यूस इन द वेजाइना एंड अदर फिंगर विल बी इंट्रोड्यूस इन द एनोरेक्टल एरियाज। उसके बाद आप जो मास होगा उसको पाल्पेट कर पाओगे, ठीक है। ऐसे ही कुछ एविडेंस ऑफ मेटास्टेसिस है, तो एविडेंस ऑफ मेटास्टेसिस क्या होगा, लेबर नोडुलर होगा और पाल्पेबल होगा, यानी कैसे आप सेकेंडरीज को क्लिनिकली समझ सकते हैं या क्लिनिकली आप उसको एविडेंट कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो अगर हम क्लिनिकल एस्पेक्ट्स की जहाँ तक बात करें, तो अगर सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट की बात जहाँ तक आती है, तो सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट की कंडीशन में लिवर में अगर सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट हुआ है तो यहाँ नोडुलर लिवर मिलेगा। लिवर क्या होगा, पाल्पेबल होगा और जो सरफेस होगा स्मूथ नहीं होगा, नोडुलरिटी मिलेगी लिवर पैरेन्काइमल टिश्यू पे। तो जब आप पाल्पेट करोगे लिवर को तो नोडुलर टाइप ऑफ द लिवर प्रेजेंट होगा। ऐसे ही पैरायोटिक लिम्फ नोड है वो इनलार्ज होगा, एसाइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है और सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, जिस कंडीशंस को हम बोलते हैं ट्राउजियस साइन। तो ट्राउजियस साइन बेसिकली इंडिकेट करता है कार्सिनोमा को, और ट्राउजियस साइन से सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड का इनलार्जमेंट बेसिकली देखा जाता है किस कंडीशन में, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा की कंडीशन में। तो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के साथ साथ कुछ अदर कार्सिनोमेटस कंडीशन है, वहाँ भी सुप्राक्लेविकुलर लेफ्ट साइड सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, और यहाँ अगर लेफ्ट साइड सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट होगी, इस कंडीशंस को बोलते हैं ट्राउजियस साइन। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस की। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस उन सारी कंडीशन से हम करेंगे जिसमें सिमिलर प्रेजेंटेशन हो सकता है, जिसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इस तरह का होगा जो रिसेंबल कर सकता है, किससे रिसेंबल कर सकता है, रेक्टल कार्सिनोमा से। तो इसमें प्री मैलिग्नेंट लेजन जो हमने डिस्कस किया था, वो सारे प्री मैलिग्नेंट लेजन्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे ताकि आपकी एक्चुअल डायग्नोसिस रेक्टल कार्सिनोमा की बन जाए। इसमें फर्स्ट कंडीशन है विलस एडिनोमा। विलस एडिनोमा की कंडीशन में ब्लीडिंग पर रेक्टम की कंप्लेन होगी, यहाँ भी मास बाहर आएगा पररेक्टली, पर यहाँ जो अपीयरेंस है विलस एडिनोमा की कंडीशन में फ्रॉन्ट लाइक अपीयरेंस है, यानी फ्रॉग लाइक अपीयरेंस जो होगी, तो ये अपीयरेंस इसकी होगी। ये भी फ्राइबल होंगे, ब्लीडिंग टू टच होगा, बायोप्सी से आप कंफर्म कर सकते हैं। तो क्लिनिकल सेंस तो कुछ आपको इंडिकेट करेगा, उसकी अपीयरेंस के बिहाफ पे आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पर मेजॉरिटी ऑफ दी कंडीशन में आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए इन्वेस्टिगेशंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। उसमें इन्वेस्टिगेशन जो बेहतर इन्वेस्टिगेशन है आपकी डायग्नोसिस को एस्टेब्लिश करेगा वो है बायोप्सी यानी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, ठीक है। तो ये फ्रंट लाइक अपीयरेंस है, जो आप स्वेलिंग देख रहे हैं यही फ्रंट लाइक अपीयरेंस है। तो विलस एडिनोमा की कंडीशन में इस तरह की स्वेलिंग डेवलप होती है। तो ये आप नोडुलर टाइप ऑफ दी स्वेलिंग जो देख रहे हैं इसी को बोलते हैं फ्रंट लाइक स्वेलिंग। नेक्स्ट जो क्लिनिकल फाइंडिंग है, जिससे क्लिनिकल कंडीशन है जिसे हम डिफरेंशिएट करेंगे रेक्टल कार्सिनोमा की कंडीशन में, वो है प्रोक्टाइटिस ड्यू टू इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज। प्रोक्टाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ रेक्टम और एनल कनाल की कंडीशंस को हम बोलते हैं प्रोक्टाइटिस। तो प्रोक्टाइटिस सेकेंडरी टू इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज डेवलप होगा, उससे डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ अल्सरेटिव लेजन बनेगा, यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन होगी तो अल्सरेटिव लेजन बनेगा। क्रॉन्स डिजीज, ये दो डिजीज है जो इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज के अंदर इंक्लूड होता है। तो इनकी कंडीशन में भी ब्लडी डायरिया होता है, ठीक है। इसके अलावा इंड्यूरेशन भी प्रेजेंट होगा, और यहाँ भी आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए आपको हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करानी पड़ेगी, ठीक है। क्रॉन्स डिजीज की कंडीशन में फिशर टाइप लेजन बनता है, पैची लेजन बनेगा और कोवल स्टोन अपीयरेंस होगा। तो ये कुछ क्लिनिकल फाइंडिंग है जिसके बिहाफ पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्रोक्टाइटिस सेकेंडरी टू इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज। ये प्रोक्टाइटिस की फीचर्स हैं। प्रोक्टाइटिस सेकेंडरी टू इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज के नतीजे में अगर इन्फ्लेमेटरी इन्वॉल्वमेंट होगा तो यहाँ इस तरह के अपीयरेंस होगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ ब्लैकिश टिंज के साथ साथ यहाँ पे इरिदमा भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो क्लिनिकल कंडीशन है जिसे डिफरेंशिएट करेंगे वो है अमीबिक ग्रेनुलोमास। अमीबिक ग्रेनुलोमास ये कॉमन कंडीशन नहीं है नाउअडेज। यहाँ भी एक सॉफ्ट मास डेवलप होता है, जहाँ भी अमीबिक ग्रेनुलोमास फॉर्म होगा वहाँ सॉफ्ट मास डेवलप होगा। और ग्रेनुलोमा जब कह रहे हैं इसका मतलब है हाइपर ग्रेनुलेशन की कंडीशन देखी जाएगी।
नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस ओवरऑल डिस्कशंस का, वो है स्टेजिंग ऑफ द रेक्टल कार्सिनोमा। स्टेजिंग कार्सिनोमा की कंडीशन में बहुत ज़्यादा वाइटल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसी के बिहाफ पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें ट्रीटमेंट क्या ट्रीटमेंट देना है, हमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देना है, रेडिकल सर्जरी करनी है, कीमोथेरेपी देना है, रेडिएशन देना है, या हमें सिर्फ सिंपल एक्सीजन करना है। तो अगर जब तक स्टेजिंग को आप नहीं समझते, आप ट्रीटमेंट को प्लान नहीं कर सकते। तो रेक्टल कार्सिनोमा को डिफरेंट तरीके से इसकी स्टेजिंग की गई है। तो हम 3 क्लासिफिकेशन है स्टेजिंग या 3 डिस्क्रिप्शन है स्टेजिंग की, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो स्टेजिंग की अगर हम बात करें 3 तरह से, जिसकी हमने पहले जिक्र किया है कि ड्यूक स्टेजिंग ऑफ द रेक्टल कार्सिनोमा है, उसके बाद ड्यूक को मॉडिफाई किया गया था, उसको बोलते हैं मॉडिफाइड ड्यूक स्टेजिंग, और थर्ड वन इज TNM क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर। तो TNM स्टेजिंग मेजोरिटी ऑफ द जितने भी रेक्टल कार्सिनोमा की कंडीशन है या अदर साइट ऑफ द कार्सिनोमा की कंडीशन है, उन सब में जो वाइडली एक्सेप्टेड है और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो स्टेजिंग है वो है TNM स्टेजिंग। तो वन बाय वन इनको हम डिस्कस करेंगे। तो ड्यूक स्टेजिंग ऑफ द कार्सिनोमा की हम बात करेंगे पहले। तो ड्यूक स्टेजिंग के अकॉर्डिंग जो कार्सिनोमा की कंडीशन है उनको डिवाइड कर सकते हैं 3 स्टेज के अंदर, स्टेज A, स्टेज B और स्टेज A, स्टेज B और स्टेज C। तो अगर स्टेज A की बात करें तो रेक्टल कार्सिनोमा की वो कंडीशन है जिसमें जो ग्रोथ होगा कन्फाइंड होगा म्यूकोजा और सब म्यूकोजा के अंदर। तो स्टेज A ड्यूक क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंग जो स्टेजिंग है रेक्टल कार्सिनोमा की, स्टेज A की कंडीशन ये वो कंडीशन है जिसमें कार्सिनोमेटस ग्रोथ लिमिटेड होगा म्यूकोजा और सब म्यूकोजा के अंदर। स्टेज B के अंदर ये एक्सटेंड करेगा बियॉन्ड द म्यूकोजा और सब म्यूकोजा, यानी मस्कुलर लेयर की इन्वॉल्वमेंट यहाँ होगी, पर यहाँ लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। स्टेज B के अंदर मस्कुलर लेयर की इन्वॉल्वमेंट है पर लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट यहाँ नहीं होगा। स्टेज C के अंदर लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट होगा, लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट होगा तो डिस्टेंट मेटास्टेसिस होगा। तो ये सिंपल स्टेजिंग है रेक्टल कार्सिनोमा की। तो यहाँ प्रैक्टिकली ओरिएंटेड स्टेजिंग नहीं है, डिस्क्रिप्टिव स्टेजिंग है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे इसकी लेस प्रैक्टिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, लेस इंपॉर्टेंस, सर्जिकल इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए इसको बाद में मॉडिफाई किया गया, जिसको बोलते हैं ड्यूक्स मॉडिफाइड क्लासिफिकेशन या स्टेजिंग। तो मॉडिफाइड ड्यूक स्टेजिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ स्टेजिंग की गई है स्टेज A, स्टेज B, स्टेज B1, स्टेज B2, स्टेज C और स्टेज D। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया। स्टेज A वो कंडीशन है जिसमें जो ग्रोथ होगा वो लिमिटेड होगा, रेक्टल वॉल के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। स्टेज B के अंदर ये जो ग्रोथ है वो ब्रीच करेगा रेक्टल वॉल को, पर लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। यहाँ रेक्टल वॉल को ब्रीच करेगा यानी मस्कुलर लेयर की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, पर लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट यहाँ नहीं होगी। स्टेज B1 के अंदर यहाँ मस्कुलरिस म्यूकोजा की इन्वॉल्वमेंट होगी, यानी स्टेज B को ही फर्दर क्लासीफाई किया है, स्टेज B को ही फर्दर क्लासीफाई किया है B1 और B2 के अंदर। B1 की कंडीशन में सिर्फ मस्कुलरिस म्यूकोजा की इन्वॉल्वमेंट होगी और मस्कुलर लेयर की इन्वॉल्वमेंट होगी। स्टेज B2 के अंदर यहाँ सिरोसा की भी ब्रीच हो जाएगा और सिरोसा के बियॉन्ड जो ग्रोथ होगी वो एक्सटेंड करेगी, ठीक है। स्टेज B1 के अंदर ग्रोथ लिमिटेड है मस्कुलर लेयर के अंदर, स्टेज B2 के अंदर ग्रोथ एक्सटेंड करेगा बियॉन्ड द मस्कुलर लेयर। स्टेज C के अंदर लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट होगी, ठीक है। और स्टेज D के अंदर डिस्टेंट स्प्रेड होगा। तो कॉमन ऑर्गन है जो जिसके अंदर सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जिन ऑर्गन के अंदर वो है लीवर, लंग्स या बोन या ब्रेन का एरिया। तो लिम्फ नोड की जहां भी इन्वॉल्वमेंट होगी वहां से डिस्टेंट मेटास्टेसिस शुरू हो जाएगा, डिस्टेंट ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। जो नेक्स्ट स्टेजिंग है जिसे कहते हैं TNM स्टेजिंग यानी ट्यूमर और लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट और मेटास्टेसिस को इसके बिहाफ पे ग्रेडिंग की गई है। तो मोर प्रैक्टिकली, मोर सर्जिकली इंपॉर्टेंस रखने वाला जो स्टेजिंग है वो है TNM स्टेजिंग। तो किसी भी कार्सिनोमा की कंडीशन में जो वाइडली एक्सेप्टेड है, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, वो है TNM स्टेजिंग। प्रैक्टिकली ओरिएंटेड है, सर्जिकली ओरिएंटेड है और ऑन्कोलॉजी ओरिएंटेड जो स्टेजिंग है वो है TNM स्टेजिंग। इसको हम डिस्कस करेंगे। तो TNM स्टेजिंग में बेसिकली हम 3 फैक्टर्स पे स्टेजिंग करते हैं। फर्स्ट ट्यूमर और ट्यूमर के साइज पे, सेकंड है लिम्फ नोड और लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट पे, इसके अलावा मेटास्टेसिस है या नहीं है उसके बिहाफ पे स्टेजिंग की गई है। तो फर्स्ट T यानी ट्यूमर, तो इसकी अलग अलग ग्रेडिंग की गई है। इसमें ग्रेडिंग फर्स्ट है TX।
TX का मतलब है कि प्राइमरी जो ट्यूमर है वो एसेस नहीं हुआ, आपने सस्पेक्ट किया, आपने इन्वेस्टिगेशन कराई, उसके बावजूद भी वो एसेस नहीं हुआ। जो इन्वेस्टिगेशन आपने कराई है वो सफिशिएंट नहीं था उस ट्यूमर को आइडेंटिफाई करने में, तो यहाँ हम TX देंगे। T0 का मतलब है ये प्राइमरी ट्यूमर नहीं है, यहाँ कोई प्राइमरी ट्यूमर आइडेंटिफाई नहीं हुआ। TS का मतलब है ट्यूमर इन सीटू। TS का मतलब क्या है? ट्यूमर इन सीटू। तो अगर कार्सिनोमा की कंडीशन, रेक्टल कार्सिनोमा की कंडीशन है, अगर इंट्रा एपिथेलियल एरिया के अंदर अगर ग्रोथ प्रेजेंट है इस तरह के, यानी वहाँ डीपर स्ट्रक्चर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई है, मस्कुलर लेयर की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई है, म्यूकोजा के अंदर या सब म्यूकोजा के अंदर ग्रोथ प्रेजेंट है, इस तरह के ट्यूमर की जो स्टेजिंग हम करेंगे TIS यानी टिस यानी ट्यूमर इन सीटू, यानी जहाँ पे ट्यूमर डेवलप हुआ है वहीं प्रेजेंट है, उससे एक्सटेंड नहीं हुआ। T1 का मतलब है यहाँ सब म्यूकोजा की इन्वॉल्वमेंट है। T2 का मतलब है मस्कुलर की लेयर इन्वॉल्वमेंट होगी तो हम T2 ग्रेडिंग करेंगे। अगर सिरोसा की इन्वॉल्वमेंट हो रही है या पेरीरेक्टल टिश्यूज है, रेक्टम के आसपास का जो एरिया है या रेक्टम के ऊपर जो पेरिटोनियम का फोल्ड है, अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट हो गई है तो इसको बोलेंगे T3। तो बेसिकली इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्यूमर साइज और ट्यूमर कहाँ तक ब्रीच कर रहा है, किस स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व कर रहा है, उसके बिहाफ पे ये ग्रेडिंग की गई। नेक्स्ट है T3A। T3A की कंडीशन होगी अगर ट्यूमर साइज क्या है, लेस देन 1 mm है, तो इसको हम ग्रेड देंगे T3A। T3B की कंडीशन में ट्यूमर साइज क्या होगा, 1 to 5 mm होगा, ठीक है। T3C की कंडीशन में ट्यूमर साइज होगा 5 to 15 mm, और T3D की कंडीशन में ट्यूमर साइज मोर देन 15 mm अगर होगा तो ये स्टेजिंग होगी T3D की। ऐसे ही T4 की कंडीशन में यहाँ परफोरेशन हो जाएगा, और परफोरेशन अगर होगा तो विसरल पेरिटोनियम इन्वेजन होगा, तो इसको T3A करेंगे। अगर यहाँ अदर ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, इन पेरिटोनियम को ब्रीच करने के बाद अदर ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो इसको T3B की ग्रेडिंग देंगे, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन था हमारा ट्यूमर साइज या ट्यूमर की एक्सटेंशन की, उसके बिहाफ पे हमने ग्रेडिंग करी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट के बिहाफ पे। तो लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट के बिहाफ पे इसकी ग्रेडिंग की गई है N1, यानी 1 से 3 रीजनल लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट अगर है तो इसको हम ग्रेड देंगे N1, यानी रीजनल लिम्फ नोड यानी जहाँ पे ड्रेनिंग लिम्फ नोड है उसमें 1 से 3 लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, 1 to 3 लिम्फ नोड अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो इसको हम ग्रेड देंगे N1। N1A यानी 1 लिम्फ नोड। अब N1 जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसको फर्दर डिवाइड किया है, N1 को फर्दर डिवाइड किया है, N1A और N1B, N1C। N1A की कंडीशन में 1 लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट है, N1B की कंडीशन में 2 से 3 लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट होगी, N1C की कंडीशन में स्मॉल डिपॉजिट होगा फैट पर, N2 की कंडीशन में 4 या उससे ज़्यादा लिम्फ नोड, रीजनल लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट होगी। अगर 4 लिम्फ नोड या उससे ज़्यादा लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट होगी तो हम इसको ग्रेड देंगे N2। N2 को फर्दर डिवाइड किया गया है N2A और N2B के अंदर। N2A की कंडीशन में 4 to 6 लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट होगी, और N2B की कंडीशन में मोर देन 7 लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट होगी इसमें, इसके बिहाफ पे ग्रेडिंग की गई है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेटास्टेसिस की। तो मेटास्टेसिस के बिहाफ पे जो इसकी ग्रेडिंग की गई है M0। M0 का मतलब है डिस्टेंट मेटास्टेसिस नहीं है, M1 का मतलब है डिस्टेंट मेटास्टेसिस है। M1 को फर्दर डिवाइड किया गया M1A और M1B। M1A की कंडीशन होगी 1 डिस्टेंट ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट है, यानी एक डिस्टेंट ऑर्गन है, सिर्फ उसी के अंदर सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट हुआ है। अगर मोर देन 1 ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट होगी तो इसको ग्रेड देंगे M1B। तो जो डेटा हमने डिस्कस किया है, पहले इस तरह से डेटा इकट्ठा किया जाता है, चाहे इन्वेस्टिगेशंस की मदद से, चाहे आपकी क्लिनिकल एग्जामिनेशंस की मदद से। मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन में इन्वेस्टिगेशंस की हेल्प ली जाती है, उसमें हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी होगी, या जो डिफरेंट टाइप ऑफ दी जैसे CT स्कैन है, MRI, उसकी हेल्प लेकर हम लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट, ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट, मेटास्टेसिस क्या हुई है उसके बिहाफ पे हम उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद स्टेजिंग डिसाइड करेंगे। ये बेसिकली हमारी ग्रेडिंग है। अब हम डिस्कस करेंगे कि स्टेजेस कैसे डिसाइड किए जाते हैं रेक्टल कार्सिनोमा की कंडीशन में। तो इसकी फर्दर स्टेजिंग की गई है। स्टेज 1 की कंडीशन में जो ग्रेडिंग होगी ट्यूमर की T1 से लेकर T2 तक होगा, ठीक है। लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, मेटास्टेसिस नहीं होगी, तो ये बेहतर प्रोग्नोसिस होगा इस स्टेज के अंदर। यहाँ सिंपल आप एक्सरसाइज करिए, क्योंकि ग्रोथ लिमिटेड है, यहाँ लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई है, मेटास्टेसिस नहीं हुआ है, तो यहाँ आउटकम क्या होगा, बेहतर होगा।
स्टेज सेकंड ए की कंडीशन में T3 स्टेज होगा, लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट यहां भी नहीं होगी, मेटास्टेसिस यहां भी नहीं होगी, यहां साइज मैटर करेगा, ठीक है। स्टेज बी की कंडीशन में यहां ट्यूमर साइज T4A होगा, लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट यहां भी नहीं होगी और यहां मेटास्टेसिस यहां भी नहीं होगा। इस स्टेज सेकंड सी की कंडीशन में T4B की कंडीशन होगी, लिम्फ नोड यहां भी इन्वॉल्व नहीं होगा, मेटास्टेसिस यहां भी नहीं होगा। जो थर्ड स्टेज है इसको डिवाइड किया है थर्ड स्टेज ए की कंडीशन में। इसकी दो कंडीशन हो सकती है, यानी ट्यूमर साइज रेंज करेगा T1 से लेकर T2 तक। यहाँ लिम्फ नोड 1 की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है या 3 लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जैसे हमने डिस्कस किया था N1 और N1B और N1C N1A हमने डिस्कस किया था। तो N1 या N1C की कंडीशन है, यहाँ भी लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, तो ये स्टेज है स्टेज थर्ड ए। यहाँ भी मेटास्टेसिस नहीं है। तो अगर जो कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ प्रोग्नोसिस डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। हमने ऊपर जैसे डिस्कस किया प्रोग्नोसिस बेहतर होगा, जैसे जैसे नीचे हम आएंगे उसकी स्टेजिंग वर्स्ट होती जाएगी। सेकंड कंडीशन है ट्यूमर साइज T1 की कंडीशन में लिम्फ नोड यहाँ इन्वॉल्वमेंट है और मेटास्टेसिस यहाँ भी नहीं है, तो स्टेज थर्ड ए तक हम इसको सर्जिकली क्योर कर सकते हैं, सर्जिकली हम इसको लिमिट कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्टेज थर्ड बी की कंडीशन में इसकी स्टेजिंग की गई है। यहाँ ट्यूमर साइज T3 से लेकर T4A होगा, लिम्फ नोड होगा N1 से लेकर N1C, यहाँ भी मेटास्टेसिस नहीं होगी। सेकंड कंडीशन हो सकती है T2 यानी ट्यूमर साइज T2 से लेकर T3 की कंडीशन में होगा, लिम्फ नोड यहाँ N2A की कंडीशन में है, यहाँ भी मेटास्टेसिस नहीं है। थर्ड कॉम्बिनेशन हो सकता है कि ट्यूमर साइज N1 से लेकर N2 तक है, N2B यानी लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है और यहाँ भी मेटास्टेसिस नहीं है। तो स्टेज थर्ड ए या स्टेज थर्ड बी के अंदर मेटास्टेसिस नहीं है। स्टेज थर्ड सी की कंडीशन में भी यहाँ ट्यूमर साइज T4A या लिम्फ नोड की अगर हम बात करें N2A की कंडीशन होगी, यहाँ भी मेटास्टेसिस नहीं होगा। सेकंड कॉम्बिनेशन हो सकता है कि T3 ट्यूमर साइज क्या होगा T3 से लेकर T4A, लिम्फ नोड का स्टेटस होगा N2B और यहाँ भी मेटास्टेसिस नहीं होगा। थर्ड कॉम्बिनेशन हो सकता है कि ट्यूमर साइज 4B के अंदर है और लिम्फ नोड की जो स्टेजिंग है N1 से लेकर N2 तक है, यहाँ भी मेटास्टेसिस नहीं है। यानी यहाँ भी आप ट्रीटमेंट आपका होगा किस पे बेस्ड होगा कि आप सर्जिकली जो ग्रोथ है उसको एक्सरसाइज करोगे, साथ साथ में जो इन्वॉल्व लिम्फ नोड है जिसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हुआ है, जहाँ पे लिम्फ नोड जहाँ इनलार्ज हुआ है, जिसके अंदर मेटास्टेटिक सेल्स प्रेजेंट है, उसको भी एक्सरसाइज करोगे। यानी टोटल क्लियरेंस तभी होगा जब आप जो ग्रोथ है उसको भी एक्सरसाइज करोगे, साथ साथ में जो जिस लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट हो रही है उसको भी एक्सरसाइज करें। तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी आउटकम जो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे उससे बेहतर हो सकता है। अगर आपने टोटल क्लियरेंस कर दिया, लिम्फ नोड को डायसेक्ट कर दिया, साथ साथ में जो ग्रोथ था उसको भी एक्सरसाइज कर दिया, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेहतर हो सकती है। नेक्स्ट जो स्टेज है स्टेज 4A की कंडीशन में यहाँ ट्यूमर साइज होगा T1 से लेकर T4 तक, लिम्फ नोड N1 से लेकर N2 तक, यहाँ मेटास्टेसिस हो गया है और एक ऑर्गन के अंदर है। सेकेंड टाइप है स्टेज 4B की कंडीशन में यहाँ ट्यूमर साइज 1 से लेकर 1/4 है, लिम्फ नोड N1 से लेकर N2 है और मेटास्टेसिस मल्टीपल ऑर्गन के अंदर है। तो इन दोनों ही कंडीशन में प्रोग्नोसिस क्या होगी, वर्स्ट होगी। जहाँ भी सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट हो गया वहाँ प्रोग्नोसिस क्या होगा, वर्स्ट होगा। तो इससे पहले जो स्टेज थर्ड सी तक एक्सपेक्टेंसी बेहतर है, आउटकम क्या होगा, बेहतर होगा, प्रोग्नोसिस बेहतर होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशंस की। तो इन्वेस्टिगेशन हम वो सारी इन्वेस्टिगेशन हम करा सकते हैं जिससे आप इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। इसमें प्रोक्टोस्कोपी एग्जामिनेशन सिंपल इंस्ट्रूमेंट है जिसके बिहाफ पे आप ग्रोथ को देख सकते हैं। इसके अलावा सिग्माइडोस्कोपी आप करा सकते हैं। हायर अप अगर देखना है आप प्रोक्टोस्कोप की मदद से 12 सेंटीमीटर तक विजुलाइज कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर हायर अप अगर देखना है तो सिग्माइडोस्कोपी करनी पड़ेगी। इसके अलावा बायोप्सी अगर करनी है तो हम इसके लिए एक फॉर्सेप्स का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं ह्यूमन्स फॉर्सेप्स, तो आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बेरियम एनीमा हम करा सकते हैं, क्लोनोस्कोपी हम करा सकते हैं और क्लोनोस्कोपी की मदद से आप एनी जो सिंक्रोनस ग्रोथ है उसको आप देख सकते हैं इसकी मदद से। ये ह्यूमन्स फॉर्सेप है जिसकी मदद से हम बायोप्सी लेते हैं, टिश्यू को कट करते हैं और रिमूव करते हैं। इसका जॉ इस तरह से सरेशन है, आप इसको टिश्यू को होल्ड करोगे और वहीं से ये कट होगा और आप बायोप्सी के लिए टिश्यू रिसीव कर लेते हैं। इसके अलावा आप
अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कराने का मकसद होता है सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट है उसको रूल आउट करना, उसको देखना। आप सीटी स्कैन करा सकते हैं, सीटी स्कैन की मदद से आप उस केस की ऑपरेबिलिटी आप देख सकते हैं, लोकल एक्सटेंशन है वो देख सकते हैं, साइज क्या है ट्यूमर का वो देख सकते हैं, नोडल स्टेटस क्या है, लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं वो देख सकते हैं। अगर यूरेट्रल इन्वॉल्वमेंट है वो आप देख सकते हैं, कोई परफोरेशन है या फिस्टुला है वो भी देख सकते हैं। तो सीटी स्कैन जो होगा यूजफुल टूल हो सकता है खास तौर से नोडल स्टेटस को देखने के लिए, ठीक है। इसके अलावा आप करा सकते हैं सीटी चेस्ट करा सकते हैं। सीटी चेस्ट कराने का भी मकसद हमारा होता है खास तौर से सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट को देखने के लिए। इसके अलावा इंडोरेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी आप करा सकते हैं, यह यूजफुल टूल हो सकता है खास तौर से लोकल एक्सटेंशन क्या है रेक्टल कार्सिनोमा की कंडीशन में जो ग्रोथ डेवलप हो रहा है उसका लोकल एक्सटेंशन कहाँ तक है, मस्कुलर लेयर तक है, म्यूकोजा तक है, सब म्यूकोजा तक है या बियॉन्ड द म्यूकोजा है या बियॉन्ड द मस्कुलर लेयर है, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं इंडोरेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी से। ट्रांस अल्ट्रासोनोग्राफी ये भी यूजफुल टूल हो सकता है। इसके अलावा एंडोरेक्टल कॉइल एमआरआई भी आप करा सकते हैं, इसको बोलते हैं ईसी एमआरआई। ये लार्जर फील्ड व्यू देता है, एक्सटेंट पता लग जाएगा, एडजेसेंट ऑर्गन के अंदर कोई स्प्रेड हुआ है वो पता लग जाएगा, रिकरेंट कोई ट्यूमर है तो वो आप देख सकते हैं इंडोरेक्टल कॉइल एमआरआई की मदद से। इसके अलावा फ्लोरीन बेस्ड हम इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं जिसको 18 फ्लोरोडॉक्सी फ्लोरोकोस पेट स्कैन कहा जाता है। यह यूजफुल होता है डिटेक्शन के लिए, यानी जो ट्यूमर है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, कोई रिकरेंट लोकल ट्यूमर है उसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं, मेटास्टैटिक कंडीशन है उसको आप देख सकते हैं, और कोई पैथोलॉजिकल रेस्पॉन्स है प्री ऑपरेटिव तो वो आप देख सकते हैं, प्री ऑपरेटिव रेस्पॉन्स कीमो रेस्पॉन्स है उसको देखने के लिए। पेट स्कैन जो होगा एक्यूरेट नहीं होगा फॉर द नोडल स्प्रेड, लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट कहाँ तक हुई है उसको अगर जानना चाह रहे हैं तो वो पेट स्कैन की मदद से नहीं कर सकते, बाकी चीज़ें इससे कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लड टेस्ट की अगर हम बात करें तो ब्लड टेस्ट में हम करा सकते हैं हीमोक्राइट वैल्यू, ये हम देख सकते हैं, CEA यानी जो मार्कर है वो आप करा सकते हैं। CEA एस्टिमेशन जो होगा ये बेसिकली अगर इसका नॉर्मल लेवल से अगर रेज्ड है तो ये शो करता है मेटास्टेसिस कंडीशन को, ठीक है। ये हेल्पफुल हो सकता है फॉलोअप, यानी आफ्टर ट्रीटमेंट आप चाह रहे हैं कि वो फॉलोअप रेगुलर मॉनिटरिंग हो सके तो आप वहाँ भी CEA करा सकते हैं। ब्लड यूरिया लेवल कराएंगे, सीरम क्रेटिन कराएंगे और सीरम इलेक्ट्रोलाइट कराएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। क्लास यहीं तक।